हाँ तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी के एपिसोड नंबर 18 में हम लोग देखेंगे शेलों का मिश्रित क्रम संवहन। क्या देखेंगे? शेलों का मिश्रित क्रम संवहन। शेलों का मिश्रित क्रम संवहन यानी मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो इसके पहले हम लोग देख चुके हैं सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों का समानांतर क्रम संयोजन। तो अब उसमें अब श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दोनों को हम लोग मिक्स कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? मिश्रित क्रम संवहन। अब ढेर सारा बैटरी हम लोगों के पास है। अब इसके लिए आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि हम लोगों के पास जो है बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल हैं हम लोगों के पास, और आप जानते हैं कि सभी सेल में एक प्लस और एक माइनस पोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इसका जो है हम लोगों ने क्या कर दिया? पोल बना दिया, ठीक है। अब जब ये सेल का जो माइनस है इसके प्लस से और दूसरे सेल का माइनस तीसरे सेल के प्लस से, तीसरे सेल का माइनस चौथे सेल के प्लस से, तो ऐसे जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सीरीज में। यानी ये जो लाइन है, ये जो रो है, कतार है, ये किस में है? तो श्रेणी क्रम में। फिर अगर एक सेल का माइनस दूसरे के प्लस से, दूसरे का माइनस तीसरे के प्लस से ऐसे जोड़ते हैं तो ये सीरीज हो गया। यहाँ भी ये सीरीज हो गया। और पैरेलल क्या है? तो सभी सेलों का प्लस एक पॉइंट से जोड़ दिए और सभी सेलों का माइनस नेगेटिव पोल जो है वो एक पॉइंट से जोड़ दिए और इसको मेन रेसिस्टेंस से जोड़ दिए R से, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये मिक्स्ड ग्रुपिंग हो गया। यानी सेलों का ऐसा समूहन हो गया जिसमें सेल जो हैं श्रेणी क्रम के साथ साथ समानांतर क्रम में भी जुड़े हैं। अब इसी स्थिति को अब हम लोग शॉर्टकट में जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग बनाए हुए थे, तो वैसे यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे एक सेल यहाँ पे है, फिर एक सेल जो है यहाँ पे है, और ऐसे जो है n सेल्स हैं। कितने? तो n सेल जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर फिर ऐसे यहाँ एक सेल ले लिए, फिर यहाँ एक सेल ले लिए, फिर इस तरह से फिर यहाँ एक सेल ले लिए, और ऐसी जो कतारों की संख्या हो गई वो m हो गई, यानी m रोज हो गए ऐसे सेलों की। अब इसको ला करके इसको ऐसे इसके पैरेलल में ऐसे एक और रो यहाँ पे आपने इसको दिखा दिया। तो अब यहाँ जो है यहाँ जितने भी सेल हो गए सबका प्लस पॉइंट क्या हो गया? अब ये प्लस और ये प्लस, ये सबका प्लस पॉइंट एक से जुड़ गया, और सबका जो माइनस पॉइंट है यहाँ पे वो एक पॉइंट से जुड़ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि एक रेसिस्टेंस R ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आप ये भी दिखा सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ आप इसे दिखा सकते हैं। तो ये जितने भी सेल हैं वो सबका EMF जो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, ये हम लोग E मान लेते हैं। और सभी सेलों का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध, यानी सेल के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जो ले जाने में जिस विरोध का सामना करना पड़ता है वो प्रतिरोध। तो अब ये मान लेते हैं कि यहाँ मेन सर्किट में करंट I चल रहा है। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? इसका डेफिनेशन इसे लिख सकते हैं कि जब शेलों को श्रेणी क्रम के साथ साथ
साथ साथ समानांतर क्रम में भी जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में भी जोड़ा जाता है, तो उसे सेलों का मिश्रित क्रम समूहन कहते हैं। तो उसे सेलों का मिश्रित क्रम समूहन कहते हैं। यानी व्हेन सेल्स आर एडेड इन पैरेलल एज वेल एज सीरीज देन दिस कॉम्बिनेशन कॉल्ड मिक्स्ड ग्रुपिंग। जब सेलों को श्रेणी क्रम के साथ साथ समानांतर क्रम में भी जोड़ा जाता है तो उसे सेलों का मिश्रित क्रम समूहन कहते हैं। तो अब ये लिख सकते हैं क्या कि माना n सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, माना n सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है, जोड़े गए हैं, जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E, जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E तथा इंटरनल रेसिस्टेंस तथा आंतरिक प्रतिरोध जो है वो R है, ठीक है। बाह्य प्रतिरोध क्या है? तो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R है तथा मेन सर्किट से यानी मुख्य परिपथ से धारा I प्रवाहित हो रही है। तो ये आप लिख सकते हैं फिगर को देखकर, क्या लिख सकते हैं कि ये जो माना n सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। और एक चीज़ ये भी लिख सकते हैं कि ये जो n सेल जो हैं इनके कतारों की संख्या, यानी ऐसे लिख सकते हैं सेलों के कतारों की संख्या m है, सेलों के कतारों की संख्या क्या है? m है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आप लैंग्वेज लिख करके इतना आप लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? अब उसके बाद तो आप डायरेक्ट ओम का नियम लगा दीजिए, क्योंकि ओम का नियम ही तो अभी तक पढ़े हैं हम लोग किसी सर्किट के लिए। ओम के नियम के अलावा तो आगे कुछ जानते नहीं हैं अभी। तो यहाँ विद्युत वाहक बल है, प्रतिरोध है, धारा चल रही है, तो विद्युत वाहक बल विभव के समतुल्य है। उसके लिए हम लोग एक अलग एपिसोड बनाए थे। तो फ्रॉम ओम्स लॉ लिख सकते हैं, यानी फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम से। तो ओम के नियम से जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, यानी जो विद्युत धारा होगी, वो विद्युत धारा कितना के बराबर होगी? तो टोटल EMF, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कुल विद्युत वाहक बल बाई टोटल रेसिस्टेंस के, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V/R। तो I तो I हो गया, और विभव के बदले अब हम लोग क्या, V के बदले क्या यूज कर रहे हैं? तो EMF, क्योंकि शेलों में विद्युत वाहक बल है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट I टोटल EMF। तो एक सेल का EMF तो E है, एक सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो कितना है? तो E है। तो n सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो एक लाइन का टोटल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? NE हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि प्रत्येक लाइन जो है वो सबका प्लस एक पॉइंट से और माइनस एक पॉइंट से जुड़ा है। तो इसका जितना विभव होगा उतना ही इसका भी, उतना ही इसका भी, यानी इस लाइन का जितना विद्युत वाहक बल होगा उतना ही इस लाइन का भी होगा, उतना ही इस लाइन का भी होगा, क्योंकि ये पैरेलल जुड़े हैं, ठीक है। अब मान लो एक का है 10 वोल्ट और 5 बैटरी लगा है, तो 50 वोल्ट हुआ। तो 50 वोल्ट 50 वोल्ट 50 वोल्ट पैरेलल में है, तो उनका इक्विवेलेंट, उनका समतुल्य भी 50 वोल्ट ही होगा, क्योंकि ये एक ही कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं। तो एक लाइन का जितना विद्युत वाहक बल होगा उतना ही प्रत्येक लाइन का होगा, और परिणामी भी सबका मिला करके रिजल्टेंट भी उतना ही होगा। तो ये NE हुआ। और टोटल रेसिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? टोटल रेसिस्टेंस का मतलब हो गया
तो चलो अभी यहाँ यहीं रहने देते हैं। टोटल ईएमएफ कुल विद्युत वाहक बल, और टोटल रेसिस्टेंस का मतलब हो गया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यानी बाह्य प्रतिरोध प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध। तो अब यहाँ I इजकल टू टोटल ईएमएफ तो NE हो गया एक लाइन का, तो सबका वही होगा। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस तो कैपिटल R हो गया, और इंटरनल रेसिस्टेंस कितना हुआ। तो इसके लिए बच्चों हम लोगों को क्या काम करना है, तो आप जानते हैं कि अगर सेल श्रेणी क्रम में, अगर ये प्रतिरोध जो हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तो R1 R2 R3 हों, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस प्लस RN तक अगर जुड़े हैं तो ठीक है। तो उसी तरह अब इसका एक लाइन का रिजल्टेंट कितना होगा, RN सेल का है, तो यहाँ R1 की जगह पर R कर सकते हैं N टर्म तक। तो कैपिटल R इजकल टू, अब इस R में क्या करेंगे, N से गुना कर देंगे, क्योंकि मान लो 5 5 5 10 टर्म तक लिखा है तो 5 गुना 10 कर देंगे। तो R N टर्म तक लिखा है तो R गुना N कर देंगे। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया एक लाइन का रेसिस्टेंस, इस लाइन का रेसिस्टेंस। तो इस लाइन का रेसिस्टेंस RN, इसका भी RN, इस लाइन का भी RN, ठीक है। और ये किस में जुड़े हैं, तो ये जुड़े हैं पैरेलल में। तो अब यहाँ पे मान लो ऐसे जुड़े हैं प्रतिरोध, ऐसे जुड़े हैं, पैरेलल जुड़े हैं R1 R2 R3, तो क्या होता है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस प्लस, तो 1/R इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 की जगह पर RN एक लाइन का, फिर एक लाइन का, फिर एक लाइन का, 1/RN कहाँ तक, तो M पदों तक, M टर्म तक, तो उसका क्या हो जाएगा 1/R, और N पदों तक है तो 1/RN से क्या कर देंगे, M में गुना कर देंगे। तो ये होगा 1/R इजकल टू M/RN। अब इसी को उलट देंगे तो ये हो जाएगा R इजकल टू NR/M, RN चाहे NR/M। तो ये टोटल लाइन का, ये टोटल रेसिस्टेंस हुआ रिजल्टेंट, एक लाइन का NR और वैसे NR का M कतार का मिला करके रिजल्टेंट NR/M हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हुआ, रिजल्टेंट NR/M हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ आप टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस की जगह पर कितना आया था, तो NR/M हो जाएगा, इंटरनल रेसिस्टेंस का टोटल। तो अब यहाँ I इजकल टू NE/, अब इसका LCM M ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा MR प्लस NR, ठीक है। और यहाँ ये अभी हम उल्टेगा तो ये चला जाएगा MNE/MR प्लस NR, यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो हम लोगों को फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, तो वो मिला I इजकल टू MNE/MR प्लस NR, ये हम लोगों को मिल गया। तो यहीं तक आ रहा है, चलिए तो इसका भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इस पर विचार करेंगे कि आखिर कौन ऐसी स्थिति होगी जब परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है वो अधिकतम हो जाएगा। कौन ऐसी स्थिति होगी कि परिपथ में विद्युत धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए फ्रॉम क्या मिला, I इजकल टू MNE/MR प्लस NR। तो यहाँ ये लिख सकते हैं
कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई, यानी आई का मान अधिकतम होने के लिए क्या होना होगा, तो अब एम आर प्लस एन आर का मान न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जानते हैं कि कोई भी संख्या का अगर हर घटने लगे तो वो संख्या बढ़ने लगेगा। जैसे 1/1, उससे घटकर 1/0.1, उससे घटकर 0.01, तो इसका मतलब 1, इसका हो जाएगा 1/1/100 यानी 100, इसका अगर 001 तो इसका हो जाएगा 1000। तो देख रहे हैं कि हर जब घटता जा रहा है तो वो संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ एम आर प्लस एन आर का वैल्यू जितना घटेगा आई उतना ही मैक्सिमम होगा। यानी एम आर और एन आर ये हर है, एम आर प्लस एन आर, अगर इसका वैल्यू न्यूनतम हो जाए तो ये इसका वैल्यू अधिकतम हो जाएगा। लेकिन एम आर प्लस एन आर का वैल्यू न्यूनतम होता है तो माइनस में होता है ना, तो ये माइनस में नहीं होगा। माइनस में एम आर प्लस एन आर का वैल्यू माइनस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि m कतारों की संख्या है, ये तो माइनस हो नहीं सकता है, -5 कतार, -20 कतार। और ये n एक लाइन में, एक कतार में जुड़े सेलों की संख्या है, तो -8 सेल, -15 सेल तो होगा नहीं, तो ये प्लस होगा। और रेसिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, तो ये प्रतिरोध ऋणात्मक नहीं होता, प्रतिरोध धनात्मक होता है, यानी ये धारा का अवरोध करता है। तो इसका वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता, तो कम से कम वैल्यू पॉजिटिव क्या हो सकता है, तो वो 0 हो सकता है। ठीक है, तो न्यूनतम होने के लिए इसका न्यूनतम वैल्यू 0 हो सकता है। अब इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को लिख सकते हैं √mr का होल स्क्वायर प्लस √nr का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, क्योंकि इसका आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और प्लस 2ab कैंसिल होकर वहीं बच जाएगा। तो ये हो जाएगा √mr का mr माइनस √nr का होल स्क्वायर और इक्वल टू, और ये हो जाएगा प्लस में +2, और ये a के जगह पर mr और b के जगह पर nr। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √mr माइनस √nr का होल स्क्वायर प्लस 2, अब एक में ही इसको रख देंगे mnrr इक्वल टू 0। अब ये जो टर्म है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? अब ये जो टर्म है, वास्तव में ये जो टर्म है ये तो यही टर्म है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं mr प्लस nr इक्वल टू √mr माइनस √nr का होल स्क्वायर प्लस 2 √mnrr इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? तो इसका वैल्यू इस पे और इस पे डिपेंड करता है। तो अब ये जो है स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू न्यूनतम कब होगा? जब इसका वैल्यू न्यूनतम हो जाए, क्योंकि कोई संख्या है x, वह किस पर निर्भर करता है? y और z पर। अब z में कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, z में कोई चेंजिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि mnrr ये कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। तो इसका मतलब x के मान का बढ़ना या घटना इस y के मान पर निर्भर करता है, यानी mr प्लस nr का घटना या बढ़ना इस मान पर निर्भर करता है। तो ये तभी न्यूनतम होगा जब ये न्यूनतम हो जाए। तो अब ये स्क्वायर में है, किस में है? तो
तो ये स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में है तो ये कभी माइनस हो ही नहीं सकता। न्यूनतम होने के लिए ये माइनस नहीं होगा, क्योंकि माइनस में वैल्यू आएगा तो उसका स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस में ऑलरेडी प्लस ही होगा। तो इसका वैल्यू अब न्यूनतम क्या हो जाएगा, तो 0 होना चाहिए। बट अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0, यानी परंतु इतना माइनस इतना स्क्वायर को शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो इसको शून्य होने के लिए चलो यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0। तो स्क्वायर जाएगा अंडर रूट 0 0, तो ये हुआ अंडर रूट एम आर और माइनस अंडर रूट एन आर इजकल टू 0, स्क्वायर उधर जाकर 0, फिर अंडर रूट एम आर इजकल टू अंडर रूट एन आर, ये और ये कैंसिल हो गया। तो ये हुआ एम आर इजकल टू एन आर, यानी ये कंडीशन होना चाहिए। तो इसको कई रूप में कह सकते हैं, आर इजकल टू एन आर बाई एम, या एम बाई एन इजकल टू, ऐसे कह सकते हैं एम बाई एन इजकल टू आर बाई आर, यानी कतारों की संख्या बटा एक कतार में सेलों की संख्या बराबर होना चाहिए एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बटा बाह्य प्रतिरोध के। ठीक है, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं m बराबर एन आर बाई आर, इधर आ गया, यानी कतारों की जो संख्या है वो एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध एवं एक कतार में सेलों की संख्या के गुणनफल एवं बाह्य प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो यानी ये जो परिपथ है, ये जो सर्किट है, इससे जो आई धारा चलेगी तो ये आई कब मैक्सिमम धारा चलेगी, यानी कौन ऐसी स्थिति होगी जिस स्थिति में अधिकतम धारा जो है, अधिकतम धारा इस परिपथ से होकर के चलेगी, तो वो स्थिति होगी एम आर इजकल टू एन आर की। और आगे हम लोग देखेंगे मैक्सिमम एनर्जी थ्योरम, और वहाँ भी हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है।